दोस्तों, मैं सारिम अशरफ आपके सामने सीटेट के प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज हम 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट का परीक्षा हुआ था उसमें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमको ये बताना है कि जो बच्चे का विकास होता है उसके बारे में नीचे जो कथन दिए गए हैं वो कौन सा कथन है जो सही है। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जो विकास के क्षेत्र होते हैं, आप जानते हैं कि विकास के बहुत सारे क्षेत्र हैं, है ना। जैसे नैतिक विकास है, शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सांस्कृतिक विकास है ना। तो बहुत सारे विकास के क्षेत्र हैं। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो विकास के क्षेत्र हैं वो स्पष्ट नहीं है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। यानी बाल विकास से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वो सबका मत जो है वो सबकी राय एक है। ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। हर एक सिद्धांत के जो है अलग अलग अपने नज़रिए हैं, अपना अप्रोच है। तीसरा प्रश्न है, ऑप्शन है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है ना। ये बात सही है कि बच्चों का जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले बहुत से कारक है। उसमें से एक कारक जो है वो सामाजिक संदर्भ भी है, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी है, सामाजिक पसे मंज़र भी है जो बच्चे के विकास को मुतासिर करता है, प्रभावित करता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो विकास क्या है, एक फ्री और क्या है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। सभी बच्चों के लिए ऐसा है ना। तो सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इससे वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2 चीज़ें होती है, एक होती है सूक्ष्म गति कौशल और दूसरा होता है स्थूल गति कौशल। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे हम प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों के साथ दौड़ना ये सूक्ष्म गति कौशल है या स्थूल गति कौशल है। एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना, खरगोश की तरह दौड़ना, खरगोश की तरह दौड़ना, तो खरगोश की तरफ फुदकना, है ना। तो आप जानते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो एक धागे में मोती पिरोना ये सूक्ष्म गति कौशल है ना। सूक्ष्म गति कौशल उसको कहते हैं जिसमें आपके शरीर को जो है उतना हरकत नहीं होती है, उसमें उतनी गति नहीं होती है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति यानी गुण पूर्णतः आनुवांशिक है ना। आप जानते हैं कि बच्चों के विकास में उनकी आनुवांशिकता की, उनकी तवारुस और हेरिडिटी की बहुत अहमियत होती है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा जो गुण है वो पूरे तौर पे क्या है, पूर्णतः पूरे तौर पे क्या है, आनुवांशिक है यानी हेरिडिटी से संबंधित है ना। आपको ये बताना है। तो आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। 1 नंबर ऑप्शन है केवल 1 सही है। 2 नंबर है केवल B सही है। 3 नंबर ऑप्शन है
केवल या ए और बी दोनों सही है, यानी आँखों का रंग बुद्धि दोनों सही है। और 4 नंबर है ए बी सी, तीन यानी पहले ए बी सी जो है ये सही है। तो दोस्तों सिर्फ एक जो है, केवल एक ये सही है कि आँखों का रंग जो है ये पूर्णतः क्या होता है, अनुवांशिक होता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं, यानी उम्मीद करते हैं। अपेक्षा का मतलब है उम्मीद करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की खाली जगह संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो आप जानते हैं कि विद्यालय जो है सामाजिकरण का एक कारक है। आपको ये बताना है कि प्राथमिक कारक है, संरचनात्मक कारक है, द्वितीयक कारक है, विश्लेषण है। क्या है? तो ये जो है विद्यालय जो है वो द्वितीयक कारक है सामाजिकरण का। 5वां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? आप जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। आपको बताना है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो है, फिर आप जानते हैं कि तीनों जो स्तर हैं फिर उसके 2-2 उप स्तर हैं, है ना, 2-2 उप स्टेज से हैं। तो आपको ये बताना है कि किस स्तर के तहत जो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास आता है। पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। तो ये दोस्तों अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाला जो है ये पारंपरिक स्तर, यानी जो 10 से 13 साल होता है, इसमें जो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है ये आता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? फिर से पढ़ते हैं। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव क्या कहलाएगा? समावेशन कहेंगे इसको, संतुलन साम्य धारण कहेंगे इसको, समायोजन कहेंगे इसको, या असंतुलन असाम्य धारण कहेंगे। दोस्तों इसको समझिए। पियाजे कहते हैं कि अगर बच्चा अपने पूर्व के अनुभव के ज़रिए से नई चीज़ों को सीखता है तो हम उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको अनुकूलन कहते हैं। कि अगर बच्चा अपने पूर्व के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, नई चीज़ों को सीखता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है, अनुकूलन के उन्होंने फिर 2 प्रकार बताए हैं कि कभी ऐसा होता है कि बच्चा पूर्व के ज्ञान को हूबहू एज इट इज़ क्या करता है, इस्तेमाल करके नई चीज़ को सीख लेता है। अगर ऐसा कर रहा है बच्चा तो उसको दोस्तों हम कहते हैं एसिमिलेशन, यानी समावेशन। अगर बच्चा अपने पूर्व के ज्ञान को आधार बना के उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर रहा है, बल्कि हूबहू उसको आधार बना के नई चीज़ को सीख रहा है, तो इसको हम समावेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एसिमिलेशन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पूर्व के ज्ञान में, पूर्व के जो बच्चे के पास ज्ञान है उससे उसके मसले का, उसके समस्या का हल नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में बच्चा क्या करता है कि अपने पूर्व के ज्ञान में कुछ बदलाव करता है, कुछ मॉडिफिकेशन करता है, और उस मॉडिफिकेशन के बाद जो है वो क्या करता है कि नई चीज़ों को सीखता है। क्या करता है? नई चीज़ों को सीखता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं समायोजन, यानी एकोमोडेशन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? समायोजन और एकोमोडेशन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पूर्ण तौर पे न तो पूर्व ज्ञान जो है उसके ज़रिए से समस्या का समाधान होता है, और न ही उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके जो है समस्या का समाधान होता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को दोनों को जोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, यानी समावेशन और समायोजन दोनों से काम चलाना पड़ता है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसको कहते हैं संतुलन या साम्य धारण।
इसको क्या कहते हैं, संतुलन या साम्य धारण। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि उसको साइकिल चलाने के लिए आ रहा है, लेकिन उसको स्कूटर चलाने के लिए नहीं आ रहा है। तो स्कूटर सीखने के लिए वो साइकिल के जो सीख गतिविधि है, उसकी स्किल है, उसमें बदलाव करेगी। क्यों इसलिए बदलाव करेगी कि साइकिल के चलाने की जो उसके अंदर महारत है वो बहु उसमें एज इट इज़ इसमें जो है स्कूटर में नहीं चलेगा, उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एकोमोडेशन यानी समायोजन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम समायोजन कहेंगे। इसको समझिएगा अच्छे से। चलिए 7वें नंबर प्रश्न है, खाली जगह अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभिक कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। यानी आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी अवस्था है कि जिसमें बच्चे जो है जो लाक्षणिक कार्य का मतलब हुआ दोस्तों अलामती काम यानी वो काम जिसकी कोई निशानदेही हो, जिसकी कोई अलामत हो, है ना। तो वो काम करना जो है बच्चे किस अवस्था में शुरू कर देते हैं ये बताना आपको। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी गामक पेशी अवस्था में। तो ये बात जो होती है कि बच्चा जो है लाक्षणिक कार्य करना जो प्रारंभ करता है ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये हो जाता है शुरू। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, खाली जगह में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। यानी अन्योन्य, नंबर 1 अन्योन्य शिक्षण में ऐसा होता है, पाठ में ऐसा होता है, खोजी अधिगम में ऐसा होता है, क्रमबद्ध अनुदेशन में ऐसा होता है। यानी कि शिक्षिका क्या कहती है कि एक गुट बनाती है, कुछ उसमें बच्चे होते हैं और वो खुद उसमें शामिल होती है और किसी कार्य को उसको ख़त्म करती है, उस काम को पूरा करती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अन्योन्य शिक्षण। अन्योन्य शिक्षण का मतलब हुआ कि बाहमी जो है इक़्तिबास, बाहमी इक़्तिबास यानी मिलजुल कर सीखना ये कहलाएगा। या पाढ़ जो हमने आपको समझाया था कि बच्चे वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो क्षमताएं होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक वास्तविक क्षमता होती है ना, वास्तविक क्षमता होती है। दूसरा जो है क्या होता है कि उसकी वो जो क्षमताएं होती हैं वो पोटेंशियल होती है। और इन दोनों क्षमताओं के बीच में एक जो चीज़ होती है उनको उसको उन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा। यानी उन्होंने ऐसे इसका ग्राफ बनाया कि ये जो क्षमताएं हैं बच्चे की वास्तविक है, यानी ऐसी क्षमताएं जिसको बच्चा खुद से क्या कर सकता है। कुछ क्षमताएं ऐसी होती हैं जैसे मान कि उसके अंदर संगीत की क्षमता है, तो वो ऐसी क्षमता है जो उसको नहीं है, पैदाइशी तौर पे नहीं है, लेकिन अगर वो उस पर मेहनत करे तो हो जाएगा। तो ये है। तीसरा है कि इन दोनों के दरमियान जो कड़ी होती है उसको ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है उससे आगे बढ़ने के लिए, यानी जो आपके अंदर जो संभाव्य विकास का क्षेत्र है, जो चीज़ आप सीख सकते हैं उससे में किसी की आवश्यकता पड़ती है, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम पार कहते हैं उस प्रक्रिया को। तो ये चीज़ है। तीसरा है कि खोजी अधिगम, यानी हम क्या कहते हैं बच्चों को कोई कार्य दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसको जो है तलाश करके लाइए, ये करना है। चौथा है क्रमबद्ध अनुदेशन, कि हम उसको क्या कहते हैं कि थोड़े थोड़े पीरियड में जो है उसको क्या कहते हैं अनुदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके ज़रिए से क्या कहता है बच्चा सीखता है। तो आप जानते हैं कि एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको कहते हैं अन्योन्य शिक्षण। क्या कहते हैं दोस्तों, अन्योन्य शिक्षण कहते हैं, बाहमी इक्तिसाब कहते हैं, बाहमी इक्तिसाब कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेवाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है, कि कौन सी तकनीक प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को शिक्षण में पढ़ाने में क्या होगा, लाभदायक होगा। अनुदेशनात्मक पाठ,
कि बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को जहाँ तक खुद बहुत बखुद बच्चे सीख रहे हैं वहाँ तक सीखने देना है, और जहाँ पे उसको किसी तरह की कोई कठिनाई हो रही है तो वहाँ पे आपको सहायता करना है, अनुदेश देना है, डायरेक्शन देना है, अनुदेशनात्मक पाठ, जो हमने आपको भी पाठ समझाया था। दूसरा है पुनर्बलन, है ना, मोटिवेशन देना है उसको, है ना। तीसरा है साम्य धारण या संतुलन करना है, जिसके बाद प्याजे करते हैं। और चौथा है अभिक्रमित शिक्षण। तो अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या करेंगे कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको कि अनुदेशनात्मक पाठ वाइगोस्की के अनुसार इस तकनीक को आप अपना सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है कि प्रगतिशील कक्षा के बारे में जो है कौन सा कथन सही है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, उसको अनदेखा करना। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब हुआ व्यक्तित्व का, यानी हर एक जो व्यक्ति है उसका जो स्थान होना चाहिए वो नहीं है। तीसरा है विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, कि बच्चे को जो समस्या के समाधान के लिए उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करें, उसके अंदर क्या करें, उत्साह पैदा करें, हौसला अफजाई करें। और चौथा है दोस्तों, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। यानी कि जो शिक्षा की जो पद्धति है वो क्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, सिर्फ पुस्तक से पढ़ाना है, और जो भी नियम कानून होंगे वह शिक्षक तय करेंगे, बाकी लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये करेंगे। तो दोस्तों इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ये प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है, ये प्रगतिशील शिक्षा हमको कहता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, किसी अन्य व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति के, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, इसको ध्यान दीजिएगा, अन्य व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रकृति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो 9 प्रकार बताए हैं उसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा प्रकार है। भाषागत बुद्धि होगी ये, कि दूसरों के मनोदशा, स्वभाव और व्यक्तित्व को समझ के प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्स से देना, उसका रद्द अमल देना। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होगी ये, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल जो है इंटेलिजेंस कहते हैं, या अंतःवैयक्तिक होगी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी। तो दोस्तों चूंकि अन्य व्यक्ति की बात कर रही है तो अन्य के दरमियान में इंटर होता है, यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, कि अन्य के दूसरे व्यक्ति के जो है स्वभाव को, मनोदशा को, प्रवृत्ति को समझकर उसकी प्रकृतियाँ उसकी जो है प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया ये वाक्य क्या दर्शाता है। पिताजी जो हैं वो बच्चे को कहते हैं कि लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़के रोते नहीं हैं। इसको आप क्या कहेंगे, जेंडर पहचान कहेंगे, जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे, जेंडर सातव्यता कहेंगे, या जेंडर समानता कहेंगे। तो ये आसान है कि हम इसको क्या कहेंगे, जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। आप जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम कहते हैं जामे तय्युन कद्र, है ना, मुसलसल और जामे तय्युन कद्र। इसके बारे में कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है, यह आपको बताना है। ये शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, कि शिक्षक इसके ज़रिए से जो है, जो लर्नर है, मुतालिम है, उसकी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं और इसका परीक्षण कर सकते हैं।
दूसरा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, यानी एक नई प्रक्रिया है जिसको शुरू किया गया है। तीसरा है ये विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। चौथा है पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि जिसमें हम कलम और कॉपी के ज़रिए से परीक्षण करते हैं, विद्यार्थियों के सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं, ये है। तो जानते हैं कि इसमें ये पूछ रहा है कि कोई सही नहीं है, तो सही जो नहीं है वो दोस्तों ये है कि ये शिक्षक के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का एक आसान तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आसान तरीका नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षक को बहुत सारी सावधानियां बरतना पड़ता है बच्चों का मूल्यांकन करने में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए कि बच्चे के जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई बच्चों के अंदर विविधता है, इसको समझना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। आर का तर्क करा कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, यानी एक तरह की का जो समूह बनाते हैं, ये बात कैसी है? तो देखिए, बच्चे चूंकि विविध प्रकार के हैं तो वो समरूप समूह गठित नहीं कर सकते हैं। बच्चे आपके जो हैं वो विविध पृष्ठभूमि के हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कथन ए जो है सही है और कथन बी जो क्या है गलत है। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है कि ए सही है लेकिन आर क्या है गलत है। चलिए देखते हैं आगे। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु प्रयोग की गई ये योजना क्या कहलाती है? यानी ये एक ट्रिक है कि जो इंद्रधनुष होता है उसके अंदर आप जानते हैं कि 7 रंग होते हैं। तो उन 7 रंगों को याद कराने के लिए प्रियंका ने एक ट्रिक बनाया और बच्चों को बताया कि इसको याद कर लीजिए। बैनी आह पीना ला। बैनी का मतलब है दोस्तों, इसमें 7 रंगों का जिक्र है। बैनी में जो बैनी है, बै से मतलब है बैगनी, नी नीला, आ आसमानी, ह हरा, पी पीला, ना नारंगी और ला लाल। यानी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन 7 रंगों को याद करने के लिए प्रियंका ने एक छोटे से जो है फ्रेज के अंदर जो है इसको बता दिया, बैनी आह पीना ला। तो इसको हम क्या कहेंगे? साधन लक्षण विश्लेषण, स्मारणोपकारी, वितरित अभ्यास, लक्ष्य निर्देशित योजना। तो इसको हम कहेंगे स्मारणोपकारी। कि इसके जरिए से, इस ट्रिक के जरिए से जो प्रियंका है वो बच्चों को जो है जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उसकी जो है याद करवा रही है। 16 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। नहीं, सृजनात्मकता जो है दोस्तों उसके लिए अभिसारी चिंतन नहीं होता है, उसके लिए अपसारी चिंतन होता है। उसके लिए क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। सृजनात्मकता का मतलब होता है नई नई चीज़ों की खोज करना, और अभिसारी चिंतन में क्या होता है? अपसारी चिंतन कहते हैं कि जिसमें किसी समस्या के बारे में आपके पास बहुत सारे समाधान हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन कहते हैं कि किसी समस्या का आपके पास एक श्रेष्ठ समाधान हो। तो ये वाला जो है मेल ये सही नहीं है। दूसरा है, ये कह रहा सही है ना, सही है की बात कर रहा है। दूसरा है पठन वैकल्य, विषय पढ़ने में कठिनाई, ये तो सही है। बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, ये नहीं है सही। और समावेश विशिष्ट विद्यार्थियों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, इसको समावेश नहीं कहते हैं। समावेश में तो कहते हैं कि विशिष्ट बच्चों के साथ साथ हम सामान्य बच्चों को भी इसमें शामिल करते हैं। तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? कि जो अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थी हैं उसको आप कक्षा में उसका समावेशन चाहते हैं, इसके लिए जो निम्न में 4 कथन हैं उसमें से कौन जो है वो क्या होगा, प्रभावशाली होगा। पहला कथन है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग करना। जो विषय वस्तु हैं, जो मवाद हैं, कंटेंट है, उसको प्रस्तुत करने के लिए आप अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात तो सही है। दूसरा, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना का समुन्नत करना, उसका आयोजन करना, उसको शामिल करना, है ना। जो इंडिविजुअलाइज जो है, जो व्यक्तिगत जो है शैक्षिक एजुकेशनल जो है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग जो है उसको हमको शामिल करना है कि हम समान बच्चों के लिए तो तैयार करेंगे ही, साथ से साथ जो वंचित बच्चे हैं, जो निःशक्तता वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है, ये भी सही है। तीसरा, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, यानी हमको प्रक्रिया क्या है इससे मतलब नहीं है, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी उपलब्धि है वो बेहतर होना चाहिए। और चौथा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। नहीं, 3 और 4 यानी सी और डी नहीं होगा बल्कि ए और बी होगा। तो ए और बी कहाँ है, 3 नंबर में है, तो इसका मतलब है कि 3 नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 17 का जो है 3 सवाल जो जवाब है या आंसर है वो सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस कर रहा है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापक के तौर पर आपको, यानी एक बच्चा ये है कि जो वो क्या कर रहा है कि जो स्कूल में भाषा बोली जा रही है उसमें उसको कठिनाई हो रही है और वो बार बार क्या कर रहा है कि अपनी भाषा को बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करनी चाहिए, भाषाओं को मिश्रित करने में फटकारना चाहिए। तो दोस्तों हमको तीसरा काम करना है कि अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए ताकि वो बच्चे शामिल हो सकें। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं, है ना, ऐसा है। दूसरा है, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाना जाता है। तीसरा है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में किया जाता है। या चौथा, विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तो चौथा नंबर जो ऑप्शन है कि हम क्या करते हैं, समावेशी कक्षा में एक ही कक्षा में हर तरह के बच्चों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, अलग प्रबंध नहीं करते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। कौन सी कक्षा में पढ़ा है, समावेशी कक्षा में, और वो इस तरह की विशेषताओं को करता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, कि पुस्तक को जो है बहुत नज़दीक पकड़ता है या बहुत दूर पकड़ता है। बी, बार बार आंख झपकता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है, ऐसी क्रिया। तीसरा है, सी है, चौक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये 3 विशेषताएं हैं। तो इन 3 विशेषताओं के आधार पर आपको बताना है ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करता है। आप इस जो
विशेषताएं हैं, इनकी बुनियाद पर जो है, इनके आधार पे आप सौरभ के बारे में क्या कहेंगे कि परम मस्तिष्कीय घात है, दृष्टि बाधिता है, पठन वैकल्य है या उच्चारण वैकल्य है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों कि दृष्टि बाधिता है, जो साफ स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि वो कभी पुस्तक को नज़दीक करता है, कभी पुस्तक को दूर करता है, कभी अपनी आंखों को झपकता है, कभी उसको खोलता है, कभी चौक बोर्ड पे जो है लिखी हुई चीज़ों को जो है, बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को क्या करता है, गलत पढ़ता है। इसका मतलब है कि वो बालक जो है क्या, दृष्टि बाधित है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ये तो सुझाया गया है। दूसरा है रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, ये भी सही है। तीसरा है सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारी को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही है। चौथा है बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये ऐसा प्रावधान उसमें नहीं है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो, आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम जो है, जो निर्धारण करते हैं उसको बनाते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा होगा। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारण करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो खाली जगह से खाली जगह की ओर बढ़े। तो आपको यहाँ पे देना है अमूर्त, मूर्त, स्थानिक, वैश्विक, मूर्त, अमूर्त, वैश्विक, स्थानिक, मूर्त, अमूर्त, स्थानिक, वैश्विक, और चौथा है अमूर्त, मूर्त, वैश्विक, स्थानिक। तो दोस्तों इसका जवाब जो होगा वो 3 नंबर होगा कि अमूर्त, मूर्त, अमूर्त, स्थानिक और वैश्विक। यानी ये हो जाएगा विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करते हुए इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानिक से वैश्विक की ओर बढ़ें। ऐसा पाठ्यक्रम हमको निर्धारित करना चाहिए कि बच्चे मूर्त से अमूर्त यानी ठोस चीज़ों के ज़रिए से अमूर्त चीज़ों को, गैर मुजर्रद चीज़ों को सीखें और स्थानिक के ज़रिए से वैश्विक यानी जो उसके आसपास की चीज़ें हैं उससे जोड़ के उसको बाहर की चीज़ों को सिखाना है। तो ये वाला हो जाएगा। 23 नंबर देखिए। एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद अनुकूल जो और संरचनावाद। यानी इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि एक शिक्षक जो है वो किसी पाठ को पढ़ाना चाहता है और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें से जो आसान चीज़ें हैं जिसको बच्चा जान रहा है उसके बारे में उसको बताता है। तो इसको आप क्या कहेंगे, कौन सी इसकी रणनीति कहेंगे? क्रिया प्रसूत अनुकूलन इसको कहेंगे, शास्त्रीय अनुकूलन कहेंगे। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का मतलब होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, न्यूनतमवाद है ना रिडक्शन, और संरचना कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो दोस्तों ये तीसरा हो जाएगा न्यूनतमवाद है ना, न्यूनतावाद ये तीसरा हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए। बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? कि जो बच्चे की सोच होती है उसमें आपको क्या करना है कि संप्रत्यात्मक बदलाव को बढ़ाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? दंड का प्रयोग करेंगे, बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। तीसरा है बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर। और चौथा है बारंबार वेदन और अभ्यास करके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर आप क्या करेंगे?
संप्रत्याय बदलाव में बढ़ेंगे। 25 नंबर दिए, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि, यानी वो क्या करता है कि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में जो है वो आशंकित रहता है और चिंतित रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभी प्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। दूसरा है, विद्यार्थी की बढ़ी हुई शंका और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें आपको ये बताना है कि क्या सही है। तो जो दोस्तों इसका जो है ए सही गलत है और बी सही है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभी प्रेरित और जिम्मेदार रखती है कि जब आप उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका रखते, उम्मीद रखते हैं, तो ये आपको अभी प्रेरित नहीं करती है बल्कि आपको क्या करती है, डीमोटिवेट करती है। और इसमें क्या होती है, एक तरह से रुकावट पैदा हो जाती है जब बच्चे से आप इस तरह की उम्मीद करते हैं। बी सही है कि विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता जो होती है उसको क्या करती है, भंग करती है और बच्चे की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए वाला जो ऑप्शन है कि ये गलत है और किंतु बी सही है, ये सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे जैसे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी, यानी ऐसे बच्चे जो पहली मरतबा विद्यालय गए हैं, लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में खाली जगह पर हैं, यानी ऐसे बच्चे जो पहली मरतबा विद्यालय गए, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी, दूसरा लड़कियां, तीसरे दिव्यांग बालक। तो इसको आप क्या कहेंगे, ये शिक्षा के पहुंच के संदर्भ में किस स्तर पर हैं? प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब, अनुकूल का मतलब होता है कि मुनासिब और प्रतिकूल का मतलब होता है गैर मुनासिब। समान, प्राधिकृत का मतलब ऑथराइज। तो आप जानते हैं कि ये लोग जो है वो क्या है कि शिक्षा के जो है प्रतिकूल स्तर पे हैं, यानी जिस स्तर पे इनको होना चाहिए उस स्तर पे ये नहीं है, बल्कि इनका स्तर बहुत नीचे है सामान्य बच्चों की तुलना में। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए, है ना, कि विद्यालय में जो अधिगम हो वो बच्चों के सामाजिक संदर्भ से क्या हो, निर्लिप्त होना चाहिए, है ना, लिप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है। लिप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ तो है, उसको लिप्त होना चाहिए। तर्क क्या है, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। अगर ऐसी समझ होती तो फिर वो बच्चा विद्यालय क्यों आता। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चुनाव कीजिए। तो आप जानते हैं कि मेरा कथन ए भी गलत है और तर्क जो बी है वो भी गलत है, यानी हमको ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है कि जिसमें दोनों गलत हो। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है कि ए और बी दोनों गलत है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक छात्रा ये मानती है कि वो एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वो अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का ये विश्वास कि उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। छात्रा के अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, छात्रा के अभिप्रेरणा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। और चौथा है, छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायता करता है। तो ये जो है दोस्तों ये 3 हो जाएगा कि छात्र, ये जो वो उसकी धारणा बनी हुई है कि वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, ये छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। यानी ये समझ लेना कि मैं काम नहीं कर सकती, इससे क्या होगा कि आपकी अधिगम जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी।
29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है? लगातार बच्चों को अभिप्रेरित रखने में निम्न में से कौन सी योजना जो है वो क्या करेगी? मददगार होगी, सहायता करेगी। विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धित धारणा विकसित करना, यानी विद्यार्थियों में ये बात को स्पष्ट करना कि आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या ये कहें कि आप समय समय पे क्या करें, बच्चों को इनाम दें और बच्चों के अंदर मुकाबला को बढ़ाते रहें। तीसरा है असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, कि जो असफलता है उसको नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, आप छोड़ दे रहे हैं। चौथा, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना, कि बच्चे क्या करें कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों जो है उसको बढ़ावा दें। नहीं तो ये तीनों नहीं होगा, बल्कि जो हमारा 1 नंबर है कि शिक्षा विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धित धारणा विकसित करना, ये सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? अगर बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है? निम्न बुद्धि का पता चलता है, बच्चों की कम क्षमता का पता चलता है, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता का पता चलता है कि उसके ज्ञान जो है हासिल करने की उसकी क्षमता, उसके अंदर क्षमता नहीं है, या बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। देखिए, बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी जो समझ है उतनी विकसित नहीं हुई है, इसलिए वो गलतियां कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो निम्न बुद्धि के हैं या कम क्षमता के हैं, या उनके अंदर जो है ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता नहीं है। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि उसकी आयु कम है इसीलिए वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सही हो गया होगा। तो दोस्तों, ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। शुक्रिया।